हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर्स है 15 चैप्टर, उन चैप्टरों का हम लोग शॉर्ट नोट्स लेकर के आए हैं ताकि आपका जो कल एग्ज़ाम है मैथ का वो बहुत ही बेहतरीन जाए। तो इसी को देखते हुए हम लोग रिवीजन क्लास के तौर पर इसको लाए हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें और बार बार रिवीजन कर लें ताकि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होगा तो देखिएगा, जैसे है कि भाई प्रमेयिका क्या होता है, तो कहता है वैसा कथन जो स्वयं सिद्ध हो या ऐसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है प्रमेयिका कहलाता है। ठीक है, प्रमेयिका कहलाता है। प्रमेयिका किसे कहेंगे भाई, तो वैसा कथन जो स्वयं सिद्ध हो या किसी अन्य कथनों को सिद्ध करने का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। अब मान लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ए होता है और एक बी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाज्य, है ना, भाज्य हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा भाजक। जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर पे क्या है, ए है आपका भाज्य, बी है भाजक, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है शेष है। तो और इसको यह रूप याद रखिएगा कि 0 इज लेस देन, है ना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर इज, है ना, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी 0 जो है या तो आर से छोटा होगा या बराबर होगा, या आर इज लेस देन बी, यानी आर जो है वह बी से छोटा होगा। और ये भी रूप पूछ देता है कि 0, तो इसको याद रखना है कि 0 छोटा या बराबर होगा आर से और आर छोटा होगा किससे, बी से होगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत VBI है यहाँ, एक इम्पोर्टेंट ये VBI है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहता है इसका उपयोग मौसा ज्ञात करने में किया जाता है। यूक्लिड प्रमेयिका पूछ देगा आपसे कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि भाई अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होता है, तो किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम का अद्वितीय होता है और इसका प्रयोग लौसा और मौसा ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि भाई कोई दशमलव, कोई भी परिमेय संख्या या कोई भिन्न जो है वह उसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा, तो यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, है ना, यदि कोई भिन्न p/q के रूप में हो और उसका हर जो है वह 2 के पावर m और 5 के पावर n है, इसका मतलब 2 और 5 के गुणनखंड का होगा तो वो शांत होगा। और अगर वह 2 या 5 के गुणनखंड का नहीं होगा तो वो शांत नहीं होगा, उसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। याद रखिएगा पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, 1/पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ इस बात की चर्चा किया गया कि भाई मौसा गुने लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि √2, √3, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यानी एक जो है नहीं तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। ये इसका मतलब क्या है कि 2 से अधिक अपवर्तक का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है, जिसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और यहाँ 4 से भी भाग लगता है, तो इसका 2 से अधिक अपवर्तक है, अतः यह भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो, यानी 1 और वह स्वयं संख्या हो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। याद रखिएगा इसी बात में यहाँ कहा गया कि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, क्योंकि एक तो एक ही है, इसका केवल एक अपवर्तक है, जबकि अभाज्य संख्या भी होता है जिसका केवल 2 अपवर्तक होता है। यहाँ अगर बात करें, कहता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, यानी गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। हो सके आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो गॉस को कहा जाता है। नेक्स्ट अब चैप्टर आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में यही इतना चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, है ना, और इसी पर आधारित जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। परिमेय, अपरिमेय, लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये वास्तविक संख्या में यही चैप्टर यानी यही प्रश्न सब आपको आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बहुपद। बहुपद में देखिएगा VBI है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, AX + B होता है। यानी रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, AX + B होता है। यानी अगर मान लीजिए कि 2x + 3 दे दिया, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, और इसका शून्यक जो होगा -b/a होगा। रैखिक बहुपद का मात्र एक शून्यक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
यहाँ हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी होता है, और द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। और याद रखिएगा कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए। इस बात को याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर जो सी एक्स प्लस डी तथा इसके तीन शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, यानी शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा दो दो करके शून्यकों का गुणनफल पर योग क्या होगा, सी बट्टा ए, और गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बट्टा ए। तो इसको भी अपना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर जो कह रहा है कि भाई बहुपद का शून्यक ए और ए हो तो क्या होगा, यानी अगर कोई बहुपद का शून्यक ए है तो इसका मतलब है कि वह पी ए बराबर क्या होगा, जीरो होगा, यानी शून्यक जो होगा उसका मान जीरो के बराबर होगा। फिर यहाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जैसे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है पी एक्स बराबर होता है ए इंटू या के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और त्रिघात बहुपद के लिए यह है कि ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको याद रख लीजिएगा। मेन आपको जो याद करना है इसमें इसको याद करना है कि द्विघात बहुपद अगर आपको दे दिया रहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मान लीजिए माइनस 2 है और शून्यकों का गुणनफल मान लीजिए कि 5 है, तो कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए। तो बस सारा बात यही रहेगा, खाली के जगह पर 1 डाल दीजिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखना है, माइनस 2, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रखना है, 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 5, ये हो जाएगा आंसर। तो मुख्य रूप में आप इसको याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल को याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या बातें हैं। तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, और इसका आलेख एक सरल लिखा होगा। रैखिक समीकरण युग्म इस तरह के होता है भाई, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। याद रखिएगा ये भी आई है कि कहता है अद्वितीय हल कब होगा, जब कोई आपस में बराबर नहीं हो, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2, तो ये अद्वितीय यानी केवल इसका एक हल होगा, और इसका जो आलेख पूछ देगा तो वो प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा और संगत होगा। अगर एक भी हल होगा तो वो संगत होगा और ये अविरोधी युग्म कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि मान लीजिए कि असंख्य हल कब होगा, असंख्य मतलब अनगिनत कब हल होगा, जब तीनों आपस में बराबर आ जाए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सभी आपस में बराबर हो, इसका आलेख संपाती होता है, आश्रित होगा, और इसे अविरोधी युग्म कहते हैं। और तीसरा क्या है कि जब दो को बराबर आ जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तो एक भी हल नहीं होगा और इसका जो आलेख होगा वह समानांतर होगा। तो जब अधिक हल होगा यानी अनगिनत हल होगा तो उसका आलेखीय रूप कैसा होगा, संपाती। जब कहने का मतलब जो है कि दो को यानी कोई बराबर नहीं होगा, जब कोई आपस में बराबर नहीं होगा तो उसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। और जब कहने का मतलब कोई दो को बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं होगा यानी कोई हल नहीं होगा, तब वो आलेख समानांतर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई, रैखिक समीकरण को हल करने का बहुत सारा तरीका है, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बृहज्गुणनखंड विधि से, ठीक है। और इन सभी विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ देखते हैं कि भाई इसको जो है बृहज्गुणनखंड विधि से हल किया गया है। तो यहाँ जो है b1 से शुरू करते हुए चलते हैं, b1 b2 c1 c2 है ना, उसके बाद a1 a2 b1 b2, और इस पर ये बना दिया गया। इसको याद रखिएगा, x बराबर होता है x बट्टा b1 c2, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1। फिर उसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा, c1 a2 और c2 a1। फिर 1 बराबर क्या होगा, a1 b2 a2 b1। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है और 1 है, और x के जगह पर कहाँ से शुरू करना है, b1 से, b1 b2 c1 c2, c1 c2 हो गया, तो यहाँ a1 a2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा b1 b2, और इस तरह से गुना करते हुए चलेंगे, इस तरह से गुना करते हुए चलेंगे, आपका आ जाएगा। इसको एक बार देख लेना है। x बराबर, अब यहीं पर x बराबर निकाल दे तो ऊपरी b1 c1 नीचा a2 b2, बस वही बात है। और एक बार जब ये पता हो जाएगा आसानी से निकाल देंगे, y के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण। क्या होता है भाई, कहता द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर जो bx प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ a b c संख्या है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर जो bx प्लस सी बराबर 0 में यदि b बराबर 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पूरे bx के जगह पर जब b 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, द्विघात समीकरण जो है कहलाता है। यदि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 तो यह हो जाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। खैर ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि विवेचक क्या होता है। किसी भी द्विघात समीकरण में विवेचक क्या होता है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मूल जब निकालते हैं तो वही हो जाता है क्या चीज़, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यानी अगर कोई समीकरण दे दिया 2x स्क्वायर जोड़ 5x माइनस 4 और कहा कि भाई बताइए इसका विवेचक, तो विवेचक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ जो ये फार्मूला है यहाँ पर डाल दीजिए। अगर हमसे कहे कि भाई इसका शून्यक बताइए द्विघात समीकरण सूत्र से, तो ये सूत्र लगा देंगे, जहाँ b है वहाँ b रख देंगे, d का मान जो निकाले रहेंगे d के रूट में रख देंगे बट्टा में 2a, इससे हमको मान निकल जाएगा। और बात वही है, मूलों का योग होता है माइनस b बट्टा a, मूलों का गुणनफल होता है c बट्टा a। और द्विघात समीकरण के तो जन्मे करते हैं, यहाँ फार्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर इसके बाद यह भी आई है, याद रखिएगा मूलों की प्रकृति। जब d इज लेस देन 0 है ना, सॉरी, जब d इज ग्रेटर देन 0, जब d का मान 0 से है ना, d इज यहाँ क्या हो गया, d का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी यहाँ जो d इज है लेस देन, सॉरी ये जो चिन्ह है आपका लेस देन का, जब d का मान 0 से भी छोटा हो जाएगा तो a अवास्तविक होगा, अर्थात यह काल्पनिक होगा। इसका मतलब इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। लेकिन जब d का मान 0 हो जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। और जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान। इन दो केस में मूल का मान निकलेगा, लेकिन पहला केस में मान नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है कि भाई इसको हल करने का विधि क्या होता है, तो गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, और द्विघात सूत्र लगा करके भी हम लोग हल करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ फार्मूला है, याद रखिएगा भाई कि a प्लस बी का तो याद ही है, इस सबको देख लीजिए एक बार। a प्लस बी का a स्क्वायर जोड़ 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, a माइनस बी का, इस तरह से ये फार्मूला है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यह वीडियो लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक बार रिवीजन करा दे, क्विकली रूप में रिवीजन करा दे, ताकि आप जिन चीज़ों को पढ़े हैं उनको एक बार बढ़िया से देख ले तो समझ जाए। देखिए क्या होता है, जब संख्याएं को बढ़ते या घटते क्रम में दिया जाता है तो उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। कोई भी सीरीज जो है वह समांतर श्रेणी में कब होगा, जब उसका d का मान पदांतर जो है वह बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने दिया 2, 4, 6 और कह दिया कि बताइए ये एपी में है, तो एपी में कैसे चेक करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 2। फिर यहाँ 6 में से 4 घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद, तीसरा पद में से दूसरा पद, अगर ये भी 2 आ गया अतः यह समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि बढ़ते या घटते क्रम में कोई अगर टर्म्स है तो वो समांतर श्रेणी में होगा। आइए समांतर श्रेणी में इंपॉर्टेंट बात है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, तो एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या अगर कहेगा 15वां पद बताइए, जैसे मान लो कि कोई एगो एपी दे दिया और कहा कि 15वां पद बताइए, तो सीधे 15वां पद कहेगा तो a प्लस एक कम कर दीजिए 14d। अब a का मान लिख दीजिए और d का मान यहाँ डाल करके इसका आंसर निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। कहेगा 20वां पद बताइए, यानी a प्लस 19d। अगर कहेगा 21वां पद बताइए, यानी a प्लस 20d। इस पर आप चलिएगा। और चूंकि मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, इसी का अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भाई बताओ इसका 20वां पद, बताइए इसका 21वां पद, तो a का मान लो 2 है और d का मान भी 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, तब 20 गुने 2, तो 20 दूना 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। यानी 21वां पद 20वां पद सॉरी 21वां पद कितना हो जाएगा भाई, तो 21वां पद जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक ये भी आई है आपका कि समांतर श्रेणी के n पदों का अगर योग हमसे पूछ दे तो क्या होगा, तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको एकदम रट जाइएगा। नेक्स्ट है कि समांतर माध्य अगर पूछेगा तो क्या होगा, a प्लस बी बटा 2 कर दीजिए। दे दिया, कहेगा a का मान इतना है, कहेगा कि किसी AP का जो है एक पद 50 है और दूसरा पद मान लीजिए कि 60 है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो दोनों पद को जोड़ दीजिए, दूसरे भाग दे दीजिए, उसका समांतर माध्य आ जाएगा। कहेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का बताइए, तो प्रथम n प्राकृत संख्या कहेगा तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे कहेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो बस 50 में 51 से गुना 1 बढ़ा के बटा में 2 से कर दीजिए भाग, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 हो जाता है। अगर प्रथम n सम संख्या का कहेगा तो प्रथम n सम संख्या का होता है n इंटू n प्लस 1। कहेगा प्रथम 20 सम संख्या का योग बताइए, तो प्रथम 20 सम संख्या का मतलब क्या होगा, n का मान 20 हो गया, अब 20 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए 21 से,
है ना। 20 में कैसे गुना कर देंगे 21 से, जो मान आएगा 21 दूना 42 420 हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। तो अगर प्राकृत का पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2, अगर सम संख्या का पूछे तो n इंटू एन प्लस 1, और प्रथम n विषम संख्या का पूछे तो बस उसी का स्क्वायर। कहेगा प्रथम 15 विषम संख्या का योग बताइए, तब 15 विषम संख्या का है तो सीधे 15 का स्क्वायर, यानी 15 15 ये 225, यानी 15 से 15 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। इसको एकदम फैक्ट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है। नेक्स्ट आइए अब त्रिभुज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भाई। त्रिभुज क्या कहता है? त्रिभुज कहता है कि दो वृत्त, दो वर्ग एवं दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, याद रखिएगा। कहेगा दो वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होता है, दो वर्ग हमेशा होते हैं समरूप होता है, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा होते हैं समरूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि दो समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांग सम, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा समरूप। कहेगा दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं समान होंगे। अगर दो गो वृत्त है और दोनों वृत्त में अगर त्रिज्या बराबर बराबर है तो वो वृत्त क्या होगा? सर्वांग सम होगा। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर किसी खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो उसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये है, ये बी है और इसी के समानांतर डी हम ई खींच दिए तो ये देख रहे हैं समान अनुपात में विभाजित करें, यानी ए डी बट्टा, यहाँ दिया भी है देख लीजिए, ए डी बट्टा बी डी बराबर में हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। और इस पर तो एकदम 100% सवाल एक पूछेगा ही, तो पूछता ही है, याद रख लीजिएगा। अब मान लो यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 7, यहाँ 3 दिया, कह इसका मान निकालो, तो कुछ नहीं करना है, 5/7 बराबर में 3 बट्टा इसका मान x कुछ रख दो, आमने सामने गुना कर दो, आंसर निकाल दो, यानी 7 3 21 भागा 5 दे दो, आ जाएगा आंसर। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए शर्त याद रख लीजिए, दो समकोणिक त्रिभुज समरूप होगा। अगर एंगल 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 अगर तीनों अगर एंगल बराबर है तो समकोणिक त्रिभुज समरूप होगा। अगर भुजा तीनों का बराबर है तो भी समरूप होगा, या भुजा कोण भुजा से भी समरूप होगा, याद रखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो उसका भुजा निकल जाएगा। अगर भुजा दिया है क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए तो वो निकल जाएगा, इसको याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज वाला होता है कि किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग किया जाए तो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा भाई। अब कुछ सूत्र है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है? √3/2 गुने भुजा होता है, याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू बी इंटू √4a² - b²। इसको एकदम ये फार्मूला को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अंतिम समय है, इसको खाली देख भी लेना, बहुत ज़रूरी है, याद हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है? 1/2 इंटू √4a² - b²। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a² यानी भुजा स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार रेने दकार्ते ने किया था, बहुत बीवीआई बात यहाँ आया। कहेगा निर्देशांक ज्यामिति का खोज किसने किया या आविष्कार किसने किया? तो रेने दकार्ते ने किया। याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। आइए, एक्स नियामक को भुज, ये भी बहुत बीवीआई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछ देता है एक्स नियामक को क्या कहते हैं, तो एक्स नियामक को भुज और वाई नियामक को क्या कहते हैं? कोटि। लेकिन यही कहेगा एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे? भुज। लेकिन अगर आपको सीधे पूछ रहा है कि एक्स नियामक को क्या कहेंगे, तो एक्स नियामक को भुज कहते हैं, वाई नियामक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स नियामक को भुज और वाई नियामक को कोटि कहते हैं। लेकिन अगर कहेगा कि एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? तो भुज। एक्स अक्ष से दूरी को एक अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से दूरी को भुज कहेंगे। अगर दूरी रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे कहेगा एक्स नियामक को क्या कहेंगे? तो भुज। वाई नियामक को क्या कहेंगे? तो कोटि। लेकिन एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? तो कोटि। और वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं भाई? तो आपका भुज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर कहता है कि अगर दो बिंदु दिया है तो दूरी सूत्र बता देना है। √(x1 - x2) का स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर। ये वाला याद रखिएगा, आसान होता है। x1 - x2 का स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का स्क्वायर, बहुत ईजी होता है। और यहाँ देखिए, ये भी आई है, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है वो क्या होता है? √(x² जोड़ y²। कहेगा मूल बिंदु से बिंदु 3 4 का दूरी क्या होगा? बस सीधे कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 3 9 4 4 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा आंसर। अब आइए, बिंदु यहाँ याद रखिएगा
कि मिलाने वाला रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है, तो बताइए कि इसका नियामक क्या होगा। इसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 जोड़ m2 और m2 x1 जोड़ m, है ना। यहाँ पर इसको याद रखिएगा विभाजन सूत्र के रूप में, है ना। यहाँ दिया हुआ है क्या होगा, m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 जोड़ m2। याद रखना है इसको, m1x2 जोड़ m2x1 बटा m1 जोड़ m2। अगर y वाला बात आ जाए तो m1y2 जोड़ m2y1 बटा m1 जोड़ m2। इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। कभी कभी पूछ भी देता है कि भाई लिखो इसको। ये इस बात पर ध्यान आपको नहीं देना है, इस पर नहीं देना है, हमने जो बताया उसको याद कर लीजिए। यहाँ देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। अब आइए त्रिभुज के शीर्ष के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो याद रखिए वही वाला जो बताए हुए 2 3 3 1 1 2 असम में x1 से गुना कर देना है, जोड़ x2 से गुना कर देना और x3 से 2 3 यानी 23 31 12 और 1/2। तो इसको याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। आइए त्रिभुज के गुरुत्व के नियामक क्या होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए 3 से भाग, यानी x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि यह इसमें होता है। इसको हम लोग जो है कोष्ठक, और इस कोष्ठक को जो है बार भी कहते हैं, और जब ही इससे बाहर जब निकालते हैं तो इसका आंसर माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में कोई मान आया है बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। और एक बात तो इसको याद कर लीजिए भाई, इसको तो ज़रूर याद कर लीजिए, इसको प्रथम पाद कहते हैं और प्रथम पाद में सब प्लस होता है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें माइनस और प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस और माइनस होता है। चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। इसको यही बात यहाँ पर दिया है, इसको देख लीजिए। प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में अब आपको देगा, देखिए जैसे दे दिया -5,4 कहेगा ये किस पाद में, तो माइनस है और बाद प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय पाद में। कह देगा -6,6 किस पाद में है, माइनस माइनस दोनों तृतीय पाद में है, और दोनों प्लस ही रहेगा तो प्रथम पाद में। बस यही बात आपको याद रखना है। अब आइए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमयिकाएँ और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग क्या है, तो इसको देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। याद रखिए यह समकोण त्रिभुज है और यहाँ अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। और जहाँ थीटा बनेगा, अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ बनेगा, अच्छा यहाँ थीटा बना तो इसके सामने के भुजा को लंब कहेंगे, तो ये क्या हो गया, आधार। लेकिन अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। इसको याद रखिएगा। यही बात यहाँ चर्चा किया है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सामने के भुजा को लंब कहते हैं भाई। अगला है समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है। यहाँ वही बात दिया हुआ है कि कर्ण है दिया हुआ और ये लंब है और ये आधार है। तो यही बात यहाँ है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण का अगर मान लीजिए कि कर्ण बराबर अगर करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ साइन कॉस टैन जो है 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है, इसी चीज़ का यहाँ चर्चा किया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ देखे भी है LAL बटा KA, तो ये लास्ट वाला है टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और उसी तरह अब टैन है तो कॉट होगा, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। याद रखिएगा, 3 को याद करना है, 3 को उसी का उल्टा कर देना। यही बात यहाँ दिया है, याद इस सबको कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चूंकि एक दूसरे को उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1। इसको याद रख लेना है। फिर यहाँ पर वही बात है, वही चीज़ को जो है उल्टा कर दिया हुआ। यहाँ आइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। इसको याद रख लेना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ यह मान दिया हुआ है।
कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। उसी तरह कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0 होता है। फिर उसी तरह tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अनंत होता है इन्फिनिटी। कॉट अब tan का ही उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3 यानी कॉट 30 डिग्री √3, 1 का उल्टा तो 1 के होता है। फिर √3 का उल्टा 1/√3 यानी कॉट 60 डिग्री क्या होता है 1/√3। यहाँ से हम लोग उल्टे कर देते हैं, यानी 3 को आप याद रख लीजिए। साइन का उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक का मान आ जाएगा, कॉसेक के मान को उल्टा कीजिएगा तो जो है सेक का मान आ जाएगा, tan का उल्टा कीजिएगा तो कॉट का आ जाएगा। इसको देख लेना है भाई। जब दृष्टि किरण क्षैतिज किरण के ऊपर होती है तो उनके बीच का कोण उन्नयन कोण कहलाता है, और इस उन्नति कोण उनतास कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा ये बात है। जब दृष्टि क्षैतिज किरण के नीचे की ओर होता है तो बीच का उन्नयन कोण, जो बीच का कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, तो इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं भाई, आगे आ गया वृत्त। तो त्रिकोणमिति में उतना ही चीज़ है, उसको आप अच्छा तरह से देख ले, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जो प्रश्न है तो जो पूछा जाए, मान लीजिए कि अगर यहाँ ये लंब दिया है, आधार के बारे में पूछा जाए तो लंब और आधार का रिलेशन किस में बनता है tan में, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो हम यहाँ tan थीटा निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ लंब दिया है और ये कर्ण के बारे में पूछ रहा है तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में बनता है साइन में बनता है, यानी जो लाल बट्टा कक्का है ना उसको ध्यान में रखते हुए जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस त्रिकोणमिति के जो सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस को उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाइए, वृत्त क्या है भाई, कहता वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। वृत्त को कहेगा, वृत्त को घेरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, सभी आपस में समान होता है। ये वृत्त है और यहाँ इसका केंद्र है और यहाँ से कहीं भी खींचिएगा सब रेखा आपस में क्या होगा समान होगा। आइए, वृत्त के केंद्र पर कुल कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का। यदि दो वृत्तों के केंद्र समान हो लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो तो सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अंतः स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं और उसके केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। इस सबको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वृत्त को परिवृत्त कहते हैं और इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना, वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खंड खींची जा सकती है जो आपस में समान होते हैं। दो अलग अलग वृत्तों पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए सबको थोड़ा। चलिए यहाँ देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। वृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास। याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 πr² होता है। ये सब याद रखना है कि इस पर सवाल भी बन जाएगा और अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया तो आसानी से इसको बना लेंगे। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है θ/360 πr + 2r। लघुचाप की लंबाई क्या होता है θ/360 πr होता है, सॉरी θ/360 इंटू में 2πr, याद रखिएगा 2πr। अब दूसरे काट दिए तो 180 मरतबे कट जाएगा। फिर यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² या θ/360 πr² - 1/2 sin थीटा होता है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू R² माइनस r² या r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। वृत्त की परिधि बटा व्यास बराबर में पाई होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 का प्रयोग किया जाता है। जीवा वृत्त के किन्हीं दो भागों में बांटती है। यही सब है, उतना नहीं है। चलिए आइए सांख्यिकी को देखते हैं भाई। सांख्यिकी क्या है, आंकड़ा का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माध्य माध्यिका और बहुलक द्वारा किया जाता है। माध्य क्या होता है तो आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। ठीक, अब आइए माध्य को याद रख लेना है, ये सब कुछ देख लेना है कि जैसे माध्य जो होता है प्रत्यक्ष विधि से क्या है, माध्य जो है कल्पित माध्य कैसे निकालते हैं सिग्मा fd है ना, fd बटा सिग्मा f। फिर उसी तरह माध्य जो है यहाँ विचलन विधि से क्या होता है सिग्मा fd बटा सिग्मा f होता है।
और यही है वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जैसे दे देगा 2 पॉइंट और कहेगा वर्ग चिन्ह निकालिए, तो उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा 2 होता है। परिसर कैसे निकालते हैं, है ना, महत्तम आंकड़ा में से न्यूनतम आंकड़ा को घटा देते हैं तो वो परिसर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 8 है, 6 है, 10 है, कहेगा इसका परिसर निकालिए, तो महत्तम का मतलब क्या, सबसे बड़ा 10 है, सबसे छोटा कौन है, 2 से 10 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8, वही हो गया हमारा परिसर। बहुलक का सूत्र याद रखिएगा L प्लस, है ना, यहाँ रखिएगा फार्मूला जो होता है आपका L प्लस, है ना, F1 माइनस, है ना, ये जो होता है बहुलक का ये फार्मूला हो जाएगा आपका L प्लस, है ना, F1 माइनस, है ना, F0 बटा 2F1, ठीक है, और माइनस में F0 माइनस F2 गुने H का होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये बहुलक का हो जाएगा। क्या कौन चीज़ है इसमें सब दिया हुआ है, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। यहाँ जो हम लोग देखें तो जो फार्मूला है F प्लस F0, ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। बहुलक का क्या हो जाएगा आपका L प्लस F0 माइनस F माइनस 1, और देखिए जो F0 और F माइनस 1 है उसी को यहाँ ले आइए, 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुने में H या I होता है। ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, वैसे आप देख लीजिएगा, हमने जो बताया है उस चीज़ों को, इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल रखा है मैथ का, तो उसको भी देख सकते हैं आप। अवर्गीकृत आंकड़ों को जिस चरबारता में सबसे अधिक होता है वही बहुलक कहलाता है। माध्यिका तो वही है, माध्यिका का भी यहाँ पर आ गया। माध्यिका में अगर सम संख्या है, विषम संख्या है तो n+1 बटा 2वां पद, अगर माध्यिका में विषम संख्या है तो n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस वां पद, और दोनों का माध्य निकाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही होता है, क्या होता है भाई, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका क्या, L प्लस n बटा 2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुने H का या I का, इसको देख लीजिएगा। और एक बहुत ही VVI है, कई साल इसमें प्रश्न पूछा गया है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसे कार्ल पियर्सन का सूत्र भी कहते हैं। और संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण भी कहा जाता है। आइए, प्रायिकता क्या है भाई, तो प्रायिकता क्या होता है भाई कि प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे गॉर्डन ने किया था, और इन्हें एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो ये पूछ देता है कभी कभी, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस किसने लिखा है, तो जे गॉर्डन ने, या जे गॉर्डन ने निम्न में से कौन सा बुक लिखा है, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस का। याद रखिएगा, प्रायिकता के अध्यक्ष के महान गणितज्ञ जेम्स बर्नूली है, एडी मोइवर है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। याद रखिएगा आपका कि भाई प्रायिकता बराबर क्या होता है, P बराबर होता है फेवरेबल बटा टोटल आउटकम। याद रखना, फेवरेबल बटा टोटल आउटकम, जो संभावित संख्या है बटा में कुल घटना कितना होगा सो बताना है। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से 12 तथा 1 या 1 से कम, है ना, नहीं होता है। याद रखिए, 1 यानी 1 से कम ही होता है। याद रखना है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से 12 तथा 1 या 1 से कम होता है, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू P, E इज लेस देन इक्वल टू 1। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी किसी घटना की मान जो है माइनस नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि अगर किसी घटना को कुल योग करें, संभावित P का मतलब संभावित घटना, P0 का मतलब असंभावित घटना, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का घटना क्या होगा, जो है 1 होगा। प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, ये VVI है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। अब देखिए, 52 ताश के 52 पत्तों में 26 लाल होता है, 26 काला होता है, 26 ब्लैक और 26 रेड होता है। इसमें 13 किस्म के 1, 2, 3 से लेकर 10 बादशाह, बेगम और गुलाम होता है। प्रत्येक का 4 प्रकार होता है, यानी 13 पत्ता होता है और वो सब 4-4 प्रकार के होते हैं। और उस 13 प्रकार के पत्तों में 26 गो काला और 26 गो लाल होता है, जिसमें चित्र पत्ता क्या गो होता है, 12 गो होता है, जिसे बादशाह, बेगम और गुलाम का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बादशाह, बेगम और गुलाम का कुल 12 पत्ता फेस कार्ड कहलाता है। याद रखना, कहेगा फेस कार्ड की संख्या कितना है, तो 12 है ना। हुकुम इज लेस देन काला पान बराबर काला रंग, ये सब उतना ज़्यादा नहीं, आप याद रखिए। लीप ईयर वर्ष में कितना होता है दिन, 366 दिन होता है। यहाँ जो याद रखने वाली बात है कि अगर कहेगा किसी पासे में संभावित घटना क्या होता है, तो पासा में 6 के पावर n, सिक्का में क्या होगा 2 के पावर n। n क्या है, सिक्कों की संख्या है, यहाँ n क्या है, पासों की संख्या है। एक पासा में कहेगा 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पर एक ही रंग आने का
यानी एक ही अंक आने का क्या प्रायिकता है। तो 2 गो पासा है तो याद रखिएगा टोटल जो यहाँ मान हो जाएगा वह 36 होगा, जो कि 6 का स्क्वायर 2 गो है तो 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 6 है 36। और जो कहा है दोनों पर एक ही रंग आना चाहिए, तो इसमें भी एक रंग आएगा यानी 6 इसमें भी आ जाए 2 यानी 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो ऊपरी कितना आ जाएगा 6 और बट्टा में 36, 6 36। कैसे, मान लो कि 2 पासा है तो आपके पास 6 अंक नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ पर एक आ जाए, इस पर भी एक आ जाए, इस पर भी 2, इस पर भी 2, इस पर भी 3, इस पर भी 3, इस पर भी 4, इस पर भी 4, इस पर भी 5, इस पर भी 5, इस पर भी 6, इस पर भी 6। तो ऐसा कितना बार आएगा 6 बार आएगा। और टोटल कितना है 36, तो 6 बटा 36। तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि भाई एक ही वीडियो में आपका रिवीजन क्लास को कर दे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जे हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, या माता रानी से हम लोग कृपा करते हैं। थैंक यू।